हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। आज हम इसके बारे में कुछ जानेंगे। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं एनसीएफ 2005 के बारे में, किसके बारे में? एनसीएफ 2005। और देखिए, जितना मैं आपको बता रहा हूँ वही आपके लिए सफिशिएंट है। उसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। जो भी परीक्षाओं में आएगा आपका यहीं से आएगा, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। अब यहाँ पर आपको याद रखना है एनसीएफ 2005 में, जिसे हम कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यहाँ से आपकी कुछ चीज़ों के प्रश्न बनते रहते हैं। और जहाँ से प्रश्न बनते हैं वही चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और हमें वही पढ़नी है। अब यहाँ पर पहली बात तो ये है कि जो आपका एनसीएफ है ये आपका 1 से लेकर के 12वीं कक्षा तक, कहाँ से कहाँ तक? 1 से 12वीं कक्षा तक का पूरी पाठ्यचर्या का निर्धारण करता है। यानी 1 से लेकर के 12 तक की जितनी भी आपकी क्लासेस हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उन सब के पाठ्यक्रम का निर्धारण कौन करता है? एनसीएफ 2005 करता है। या उनकी पाठ्यचर्या का निर्धारण कौन करता है? तो आपको याद रखना है एनसीएफ 2005 करता है। ओके, एक तो आपके लिए ये बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हम लोग ये समझ लेते हैं कि एनसीएफ 2005 किसके लिए आपका सिलेबस देता होगा, किसके लिए करिकुलम का निर्माण करता होगा। हमारे दिमाग में या तो 1 से 5 आता है या 1 से 8 आता है। तो आपको एक बात समझनी है कि 1 से 5 या 1 से 8 का नहीं करता है, ये 1 से लेकर के 12 तक की जो कक्षाएं हैं उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण करता है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि एनसीएफ 2005 का जो मुख्य शीर्षक है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि शीर्षक क्या है। तो इसका शीर्षक है शिक्षा बिना बोझ के। क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। एक ये बात हमें याद रखनी है। मैं आपको केवल वही पॉइंट्स बताऊंगा दोस्तों जहां से परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, उसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक्स्ट्रा बताना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम्स में आता है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करते हैं तो एक इसका आ जाता है प्रश्न कि प्रारंभ के एनसीएफ 2005 का प्रारंभ किससे होता है। तो आपको यहाँ पर भी एक बात याद रखनी है कि एनसीएफ 2005 का जो प्रारंभ है वो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से होता है। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने आपका एक निबंध लिखा है जिसका नाम है सभ्यता एवं प्रगति। क्या नाम है? सभ्यता एवं प्रगति। तो एनसीएफ 2005 का जो प्रारंभ होता है वो होता है आपका रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध के साथ, जिसका नाम है सभ्यता एवं प्रगति। ओके, इसके अलावा कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि इसकी जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी एनसीएफ 2005 को तैयार करने की। तो एनसीएफ 2005 जो आपका तैयार किया गया था, ये तैयार किया गया था आपका यशपाल समिति के द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया गया था? यशपाल समिति के द्वारा। यानी यशपाल समिति ने एनसीएफ 2005 की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले रखी थी। और दूसरा प्रश्न ये आ जाता है कि यशपाल समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इस समिति का जो नामकरण हुआ है वो इसके अध्यक्ष के नाम पर हुआ है, जो उनको आप कहते हैं प्रोफेसर यशपाल। कि इसका अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष थे आपके प्रोफेसर यशपाल। इनसे होता है। इसके अलावा आपको इसमें एक और बात ध्यान रखनी है, वो ये है कि इस समिति में कुल कितने सदस्य थे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपकी जो एनसीएफ को तैयार करने के लिए यशपाल समिति गठित की गई थी, उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आपको याद रखना है कि उस समिति में कुल 35 सदस्य थे। कितने थे? 35 मेंबर्स। और बाकी इसमें आपको कुछ खास याद रखना नहीं है। बाकी आपको एक ही बात याद रखनी है कि एनसीएफ 2005 आपको एक तो ये बताता है आपको पढ़ाना क्या है, पाठ्यचर्या का निर्धारण करता है। दूसरी बात, पढ़ाना कैसे है। तो
पढ़ाना कैसे, इसके लिए आपको इसका एक 5 पदीय सूत्र याद रखना है बस, यानी 5 बातें याद रखनी हैं। अगर वो 5 बातें आपको याद हैं तो एनसीएफ के आधार पर जितने ही प्रश्न बनाए जाते हैं वो इसी आधार पर बनाए जाते हैं, जो कि आपके शिक्षण में, कौशल में आते हैं या आपके अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी आते हैं। वही 5 बातें आपकी हर सब्जेक्ट में अप्लाई होती हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ वो 5 पद, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एनसीएफ के 5 महत्वपूर्ण पद, ओके, या पंचपदीय कार्यक्रम। जो आपका एनसीएफ है, इन्होंने कुछ खास बात बताई हैं कि जब आप विद्यार्थी को पढ़ा रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें, यानी क्या पढ़ाना है ये भी यही बताता है और कैसे पढ़ाना है ये भी इसी ने बताया है। तो इनके अकॉर्डिंग आप एक शिक्षक को अगर बालकों को पढ़ाते हैं तो वहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि बालकों को पढ़ाते समय आपको ये 5 पद, इसे हम कह देते हैं 5 सूत्र या 5 पद, ये याद रखने हैं। इसमें आपका पहला है कि आप बालक को जो भी पढ़ा रहे हो उसमें लचीलेपन का ध्यान रखें। किसका ध्यान रखना है हमें? लचीलापन। यानी आपकी जो परीक्षा प्रणाली है वो लचीली होनी चाहिए, आपका जो शिक्षण का तरीका है वो लचीला होना चाहिए। देखो लचीलेपन से मतलब क्या है? लचीलेपन का आपका सिंपल सा मीनिंग यही है कि आप बीइंग अ शिक्षक पढ़ाते जा रहे हैं, एक विद्यार्थी को आपके तरीके से समझ में आ नहीं रहा है तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आप अपना तरीका बदल दो, यानी अपने तरीके पे स्ट्रिक्ट नहीं रहना है, हमें वहीं से फोल्ड कर लेना है विद्यार्थी के हिसाब से। क्यों? हमारे लिए विद्यार्थी के विचार महत्वपूर्ण हैं, ओके। क्योंकि आप याद रखना एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी बालक आपका असफल होता है तो उसका जिम्मेदार शिक्षक है, आप किसी भी बालक को फेल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक इसमें गुण लचीलापन हो गया, यानी आपको स्ट्रिक्ट नहीं रहना है। अगर आपकी जो आप परीक्षा प्रणाली है आपकी, उसमें भी आपको यही चीज़ देखनी है, आपका सीटिंग प्लान है वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यानी एक बालक है, आपने उस रोल नंबर के हिसाब से वो बिल्कुल लास्ट में आ रहा है और उसे देखने में परेशानी हो रही है, तो आप ऐसे बालक से कह सकते हो बेटा आगे आके बैठ जाओ। ये नहीं कि वहीं पर स्ट्रिक्ट नहीं, आप यहीं पर बैठोगे, यही आपका स्थान है, वो चीज़ नहीं करनी है, ओके। तो आपकी परीक्षा प्रणाली लचीली होनी चाहिए, आपका पढ़ाने का तरीका भी लचीला होना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी बैठक व्यवस्था है उसमें भी लचीलापन होना चाहिए, और इसके अलावा जो आप क्लास में अनुशासन बना के रखते हैं वो भी पूरी तरह से कठोर नहीं होना चाहिए, उसमें भी लचीलापन चाहिए, क्योंकि बच्चा पूरी तरह से अनुशासित होकर के पढ़ नहीं सकता है। दूसरी बात जो इसमें याद रखनी है वो है आपकी रटंत्र प्रणाली से मुक्ति। किससे? रटंत्र प्रणाली से मुक्ति। देखिए जो एनसीएफ का आधार है वो रचनावाद है। अगर आपसे पूछा जाए एनसीएफ 2005 का आधार क्या है तो वो रचनावाद है, कंस्ट्रक्टिविज्म है। इसके अकॉर्डिंग बालक अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है, वो अपने ज्ञान का निर्माता है, वो खोजी प्रवृत्ति का है। इसका मतलब ये बच्चा समझदार है, वो अपने ज्ञान का सृजन कर सकता है। तो यहाँ पर आपको बालक को रटाना नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब क्या है कि हमें बच्चे को रटाना नहीं है, हमें बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको इम्प्रूव करना है, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग को डे बाय डे इम्प्रूव करना है, रटाना नहीं है। इसका मतलब यही है कि आप बच्चे को समझाने पर जोर देंगे, रटाने पर जोर नहीं देंगे। यही कारण है कि यहाँ पर आगमन विधि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, निगमन विधि को प्राइमरी स्तर पर मान्यता नहीं दी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करते तीसरी बात, तो उसमें आपको याद रखना है वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाना। कैसे पढ़ाओगे आप? वास्तविक जीवन से जोड़ना, कि आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हो उसे आप बालक की वास्तविक ज़िंदगी से जोड़ें। यानी बालकों के जो अनुभव हैं वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हमें बच्चों की आवाज़ को प्रमुखता देनी है, बच्चों की आवाज़ को हम दबा नहीं सकते, उनके अनुभवों को दबा नहीं सकते हैं। अगर कोई भी बालक आपकी क्लास में अपना अनुभव साझा करना चाह रहा है, जैसे कई बार ऐसा होता है, शिक्षक ने कुछ बताया तो एक बालक कहता है कि सर हमारे यहाँ पर एक बार ऐसा हुआ था, तो हमें वहाँ पर उसकी बात को ध्यान से सुनना है, उसके विचारों को सम्मान देना है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा बता करके वो बालक
उस घटना को अपने वास्तविक जीवन के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है और हमें उसे प्रमुखता देनी है और हमें एग्जाम्पल भी ऐसे देने हैं जो कि उसके वास्तविक जीवन से कहीं ना कहीं रिलेट कर सकें और ज्ञान भी कुछ इस तरह से देना है जिसका कि वो अपने वास्तविक जीवन में यानी अभी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं प्रयोग कर सके, कहीं ना कहीं उसे यूज़ में ला सके। इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि वास्तविक जीवन से जोड़ रहे हैं, वास्तविक जीवन की घटनाओं से बालक आपका परिचित होता है, तो यहाँ पर आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो कि बालक को आपको उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पढ़ाना है। किससे जोड़ते हुए पढ़ाना है? पूर्व ज्ञान से, प्रीवियस नॉलेज से। यानी लिंक बेसिकली अगर हम कहें तो आपने एक लाइन सुन रखी होगी कि आपकी जो नई जानकारी है वो पुरानी जानकारी उसका आधार होती है। यानी प्रीवियस नॉलेज इज़ द फाउंडेशन ऑफ न्यू नॉलेज। इसका मतलब यही है कि आप बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से लिंक करते हुए उसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो आप वास्तविक जीवन से उसको जोड़ते हुए पढ़ाएंगे। इसके अलावा एक चीज़ इसमें और ध्यान रखनी है, वो है आपका सर्वांगीण विकास। क्या है? सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट। यानी जब आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो आपको बच्चे के केवल संज्ञानात्मक पक्ष से ही मतलब नहीं है, आप बालक के जुड़े हुए हर पहलू पर ध्यान देंगे। आप उसके भाषागत पक्ष पर, नैतिक पक्ष पर, सामाजिक पक्ष पर, संवेगात्मक पक्ष पर, संज्ञानात्मक पक्ष पर, हर पक्ष पर फोकस करेंगे। हमें बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना है। आपको पता है कि एक शिक्षक को खेलों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर खेलों को प्रमुखता दी गई है, तो केवल इसलिए दी गई है क्योंकि आपके जितने भी अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं उनका यही मानना है कि बच्चे का जो सर्वांगीण विकास होता है वो खेल के मैदान में होता है। पाठ्यचर्या का मतलब, पाठ्यचर्या का उदाहरण किया है तो इसका मतलब केवल आपके सिलेबस से नहीं है, इसमें आपकी स्कोलास्टिक के साथ साथ को स्कोलास्टिक एक्टिविटीज़ भी आती हैं। इसका मतलब शैक्षिक गतिविधियां तो हैं ही, उसके साथ साथ आपको शैक्षिक गतिविधियों पर भी जोर देना है ताकि बालक के विकास का कोई भी पहलू अधूरा न रह जाए, अछूता न रह जाए। बालक के जितने भी पहलू होते हैं बालक से संबंधित, उन सभी पर ध्यान देना एक शिक्षक का कर्तव्य है। उन सभी पहलुओं पर ध्यान देते हुए हमें बालक को पढ़ाना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक है इसमें आपका प्रजातांत्रिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए पढ़ाना। यानी हमें बच्चे को ये पढ़ाना है तो ये बात ध्यान रखनी है कि उसमें प्रजातांत्रिक मूल्य विकसित हों, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो। इसका मतलब क्या है? तो देखो, सबसे पहले जब आप बालक को पढ़ा रहे हो तो जब आप उसे पढ़ाएंगे तो आपके देश में, देखो हर देश में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, तो आपको उन समस्याओं के लिए बच्चे को जागरूक बनाना है, उन समस्याओं पर बात करनी है। आपने कभी भी नोटिस किया हो तो आपको जैसे निबंध लिखने के लिए परीक्षा में मिलते हैं तो उसमें ऐसे निबंध काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो आपके देश की समस्या से संबंधित होते हैं, जैसे बेरोजगारी की समस्या का, या फिर आपको मिलेगा जैसे जनसंख्या विस्फोट की समस्या, या फिर आधुनिकीकरण की समस्या, या पलायन की समस्या, प्रदूषण की समस्या। यानी ये जितनी भी आपकी वर्तमान में समस्याएं होती हैं, दहेज प्रथा, जो हमारी कुरीतियां हैं समाज की, उन सब पर ध्यान जाता है बालक का। तो यहाँ पर उन सभी पर बालक का ध्यान केंद्रित करना है और उसको इस तरह से डेवलप करना है कि लास्ट में जाकर के वो देश में जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें, उनको नज़रअंदाज न करें। क्या करे? वो प्रजातांत्रिक मूल्यों को उसे बढ़ावा देना है, घटाना नहीं है। आई थिंक ये बात आपको समझ गई होगी। और एनसीईआरटी में आपको यही 5 पद हैं जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने हैं, बाकी इसमें कुछ भी ध्यान रखने की आवश्यकता आपको नहीं है। एनसीईआरटी में आपको इतना ही ध्यान देना है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते रहिए। मिलते हैं। ओके।